क्योंकि यहाँ से आपको टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, मतलब प्राथमिकता देना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक को पहले कवर करना है, कौन सा को सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट, मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट होता है सिविल सर्विस का। बट कि आपको ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक को पहले कंप्लीट करना है, उसको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर जाने से पहले डिटेल्स में, तो अगर आप देखिएगा पिछला साल का ये है आपका, देखिए तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2023 4 जनवरी 2023 यहाँ पे ये ये लास्ट जेपीएससी का ये रिटेन का कटअप था, जिन्होंने मतलब मेन से क्रॉस करके इंटरव्यू के लिए गया। ठीक है, तो आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि कितना कटअप गया हुआ था। मैं इसलिए स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ, और ये उसके जेपीएससी का वेबसाइट से ऑथेंटिकेट सोर्स से लेके आया हूँ कि देखिए कि किस टाइप का आपको मतलब एक ओवरऑल आपका, देखिए कोई भी जब एग्जाम देते हो तो सबसे पहले दो चीज देखते हो, राइट? एक आपका सिलेबस क्या है, दूसरा क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, और अगर उससे भी अगर आप एक स्टेप आगे जाना है तो कितना मार्क्स में कट ऑफ पीटी का, तो उस हिसाब से आपका एक अनुमान हो जाता है कि मुझे इस तक पहुंचना है, इसके कट ऑफ तक, राइट? तो ये देखिए अनरिजर्व एस सी एस टी, इससे इसके बाद अगर जाएंगे, ये तो हुआ आपका मतलब मेंस क्वालिफाई करने का। लेकिन फाइनल जब सिलेक्शन हुआ था तो उसमें सर्विस वाइज भी दे के रखा था, आप देख सकते हैं 7 to 10 जेपीएससी में कट ऑफ जारी, और उसके बाद ये बोला गया था कि अगर आप देखिए आपका सिविल मतलब जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है तो सामान्य एस सी एस टी, अगर चाहिएगा तो मैं बाद में इसको शेयर कर दूंगा। तो कहने का मतलब है कि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि मुझे किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना है और कितना मार्क्स तक मुझे अचीव करना है, राइट? उसके बाद आपका आता है मेन चीज जो डिस्कस करने वाली है, ये बात है ना। आप एक सेकेंड, तो मेरा कहने का मतलब है आपने सबने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जैसे आपका पीटी हो गया है तो देख लिया होगा, लेकिन अब इसमें से आपको कहाँ कहाँ टाइम को किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन करना है टाइम का। सिलेबस बहुत वास्ट है, टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक को मुझे कहाँ पे फोकस करना है। मैं एक एक टॉपिक पे आप लोगों को बताऊंगा अभी कि क्या क्या पहला स्टेप होना चाहिए, सेकंड स्टेप होना चाहिए, थर्ड स्टेप होना चाहिए। लेकिन आपको एटलीस्ट ये आइडिया, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ठीक है, या तो इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, नहीं हो रहा है, एक सेकंड। हाँ 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 हाँ। हम्म, तो राइट राइट, मैं वही वही बात कर रहा था कि देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि हमारा जो, अभी इस पे बाद में आते हैं, यहाँ पे कि आपका ये पता होना चाहिए कि देखिए सबसे पहले आपका टोटल मार्क्स कितने का है ना, और आपका पेपर वाइज कहाँ पे मेरे को देखिए सारा सब्जेक्ट में आप इक्वली मार्क्स नहीं ला सकते, कोई नहीं ला सकता, राइट? और ना ही आपका सारा सब्जेक्ट एक एक टाइप का स्ट्रांग भी हो सकता है, राइट? अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, किसी का अगर मान के चलिए पॉलिटी अच्छा है तो इकोनॉमी नहीं हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी सही है तो मान के चलिए साइंस एंड टेक्स सही नहीं हो सकता है। तो इक्वली किसी का, क्योंकि इतना इतना पेपर डाइवर्स पेपर होता है, इतना वास्ट है, सारा सब्जेक्ट क्यों लेके चलना। देखिए कोई आपका होता है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का, ठीक है, कोई आर्ट्स का है, तो उसका डेफिनेटली साइंस वाला पोर्शन थोड़ा टफ लगेगा। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस का थोड़ा सा आर्ट्स वाला पोर्शन को थोड़ा सा टफ लगेगा, तो सबका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज रहता ही रहता है। तो लेकिन आपको सबको सिविल सर्विस देना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं पढ़ना है या तो उसको डिफिकल्ट लग रहा है तो छोड़ दे, मैंने तो सबके करके चलना है। तो आपका प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि जो लैंग्वेज पेपर ले रहे हैं, जो भी आपने लैंग्वेज लिया है, ठीक है, एज ए ऑप्शनल आपने चूज किया है, तो उसमें तो आपने आप अपने मर्जी से ले रहे हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करो कि उसमें मास्टरी करें। एक ऑप्शन तो ये है। उसके बाद तो जितना जनरल स्टडीज का पेपर है, जीएस का पेपर, आप उसमें देखो कि कौन सा टॉपिक थोड़ा सा, देखिए जहां तक मुझे मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना, जो आपका जीएस पेपर यहाँ पे 3 दे के रखा है, लेकिन आपका जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, यहाँ पे मार्क्स का वेटेज आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस ही इतना ज्यादा। हाँ, बोलिए। हाँ, ज्यादा इसमें आप
जो होता है ना, एज नहीं ले सकते कि दूसरे के। आप ये बोल सकते कि मैं थोड़ा सा दूसरे के कंपेयर में ये ज्यादा मेहनत करूंगा तो यहाँ ज्यादा एज ले लूंगा। यहाँ पे शायद चांसेस कम है। ठीक है। लेकिन आपका जो डायनेमिक वाला पार्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पार्ट है, ना तो यहाँ पे आप करंट अफेयर्स डाल सकते हो, ठीक है, ना कोई आपका गवर्नमेंट का रिपोर्ट डाल सकते हो, ना कोई गवर्नमेंट का स्कीम डाल सकते हो। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है यहाँ उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने का। तो जो भी है ज्योग्राफी में डायग्राम वगैरह डालना होता है तो वो ऑलमोस्ट सभी डाल ही देंगे वहाँ पे, राइट। तो ज्यादा इसको बचता नहीं है कि आपको कुछ जो होता है ना कि इनोवेशन करने का, इनोवेटिव आप नहीं कर सकते तो इस दो पेपर में खासकर। लेकिन जहां बात आती है इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ पे आपका भर भर के आपके पास करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट का स्कीम, पॉवर्टी का, वेलफेयर का, आप पूरा दे सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ तक कि वर्ल्ड का भी रिपोर्ट को आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन का बात आती है। हाँ। हाँ, तो वही, और तो ये सब जानकारी वही बोल रहा हूँ कि ये सब आपको इस टाइप का प्लानिंग करना पड़ेगा। ये सब आपका प्लानिंग के हिसाब से आता है। प्लानिंग कैसे करते, कैसे आपको, जैसे कि बहुत लोग फ्रेशर्स होंगे, है ना, बहुत को आइडिया नहीं होगा। तो जो कोई पुराने स्टूडेंट है जेपीएससी का या तो यूपीएससी का, जो भी मतलब सिविल सर्विस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप उसके कांटेक्ट में जा सकते हो। कोई इंस्टीट्यूट वाला है, कोई मेंटर है, जो भी है, मतलब कहने का मतलब है कि आप इस सब में ज्यादा इन्वेस्ट मत टाइम कीजिए, है ना। क्योंकि अगर ऑलरेडी किसी के पास नॉलेज है जो आपको शेयर कर सकता है, तो क्यों ना, क्योंकि देखिए आप अगर आप खुद से सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चढ़ नहीं सकते, चढ़ सकते हो, लेकिन कोई आपको थोड़ा पुश करेगा तो इजिली चढ़ चढ़ सकते हो आप। और हो सके कि जो डायरेक्शन में जाना चाहिए आप उसको उसी डायरेक्शन में आपको पहुंचा देगा जल्दी। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद जनरल ये वाला जो पेपर 6 है, इसमें तो जो साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है वो तो इसमें से बहुत अच्छा कर सकता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है ना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जैसे कि आपका अभी अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में देखो तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत मार्केट में अभी पॉपुलर चल रहा है कि हर चीज आपका एआई से हो रहा है। फिर आपका हो गया क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। ठीक है, भले ये सब जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का है, देखिए कुछ है नहीं इसमें, ऐसा नहीं है कि साइंस वाला या तो इंजीनियरिंग वाला है तो उसके लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना सबको पड़ेगा। लेकिन क्या है कि सब टर्म से, टेक्नोलॉजी वाला टर्म से थोड़ा सा जो कैचअप होता है ना, ग्रास्प करने की क्षमता होती है, वो जल्दी कर सकता है। ठीक है। फिर मान के चलिए कोई क्लाउड कंप्यूटिंग एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सब चीजें। अब बहुत लोगों को जो खासकर हिंदी मीडियम को ये सब टर्म भी है ना, थोड़ा सा डाउट भी कर सकता है। तो थोड़ा सा अगर हिंदी मीडियम भी है तो मैं तो चाहूँ बोलूंगा कि ये सब जो टर्मिनोलॉजी है ना, तो आप इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखा कीजिए, ये सब टर्म, साइंस एंड टेक वाला पार्ट। हाँ। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और ब्रैकेट में अगर आपको पता है स्पेलिंग, आपको पता है कि थोड़ा सा मिस्टेक अगर नहीं है ग्रामेटिकली, तो आप उसको लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई इस बंदे को आता है। ठीक है। और ये दो पेपर में तो आपको भर के एकदम लिखना है, मतलब करंट अफेयर्स, और खासकर मैं उस पॉइंट पे आऊंगा अभी। अभी डिटेल्स, अभी डिस्कशन लंबा चलेगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, यहाँ पे भी आपका गवर्नमेंट का स्कीम। और मेरा अगर पॉकेट वाला देख रहे हो सीरीज, तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस में जितना आपका जो टर्म को दिया गया है ना, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वो सब को, फिर आपका रेस्पॉन्सिवनेस, वो सब टर्म को बिल्कुल नहीं भूलना है। और उस टर्म को ही आपको, अगर इन केस अगर आंसर में लिखते वक्त फंस जाते हो, क्योंकि जेपीएससी का जो वर्ड लिमिट है ना काफी ज्यादा है ना, आपको 600, 700, 800, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन की कितना आपको कंटेंट आ रहा है, तो यहाँ तक भी आपको पहुंचना होता है। तो अगर एक एक वर्ड का भी आप एक्सप्लेनेशन करने जाओगे ना। हम्म। बोलिए बोलिए। हम्म। 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 हम्म।
हाँ, करेक्ट करेक्ट। देखिए देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि मान के चलिए आपने 1200 वर्ड लिख दिया, ठीक है, और वो रिलेवेंट है ही नहीं, जो उसको डिमांड था क्वेश्चन का उसने आपने फुलफिल भी नहीं किया, ठीक है, तो 1200 भी आपका लिखना वेस्ट है ना। हाँ, लेकिन एक एवरेज जेपीएससी में अगर 40 मार्क्स का पूछता है तो 500 तक भी अगर आप लिख सकते हो, कंटेंट सही है, डायग्राम सही है, मतलब टू द पॉइंट आप लिख रहे हो, जस्टिफाई करती हो अपने आंसर को एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, मोर देन सफिशिएंट। लिमिट से मतलब नहीं है, बट इतना हम लोग सोचते हैं कि अगर 40 मार्क्स का है तो कम से कम 3-4 पेज तक हमको जाना चाहिए, है ना। तो इसमें से आपका ऑब्वियसली इतना हो जाएगा। और आप 40 मार्क्स का अगर क्वेश्चन डिमांड करता है तो थोड़ा सा आपको भी लगना चाहिए कि भाई कंटेंट में थोड़ा दम होना चाहिए, है ना, कहने का मतलब मेरा। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, करेक्ट, वो डिपेंड करता है। मैं उसके लिए अभी एक देखिएगा यहाँ पे शायद यहीं पे लिख के रखा हूँ, एक सेकेंड। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। अभी कोई कोई कुछ पूछने वाला था, पूछिए पूछिए अभी आप, बीच में किसी का आवाज आ रहा था। हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। तो वही तो चलिए, आप 4-5 पेज से लिखते हो तो मतलब वही है कि अगर एक पेज में मान के चलो कितना वर्ड होगा, मान के चलो 100 से अगर 120 भी वर्ड होगा एक पेज में, ठीक है। हाँ, तो वही मतलब वही 400-500 वर्ड में लिखा उन्होंने, इसका मतलब वही एवरेज हो गया, है ना। तो इतना 500 वर्ड तक अगर पहुंच जाते हो, और क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे, इसलिए मैं वो नोट करके रखा हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछ क्या रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इसे पूछेगा ना कि एनालाइज, एक्सप्लेन, सब्सटेंशिएट, नोट, डिस्कस, क्रिटिकल एग्जामिन, एग्जामिन, कमेंट्स। तो क्वेश्चन का नेचर क्या होता है ना, कभी कभी इस पे भी डिपेंड करता है। तो कि जो जैसे कि आपने मान के चलिए, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, एक सेकंड। शायद इकोनॉमी कोई सा भी देख लेते हैं जो जो सब भी आ जाए। ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। तो अगर इसमें हम देखने जाएंगे ना, कुछ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ये क्रिटिकली डिफाइन, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, और एक था, कहाँ दूसरा पेपर का शायद था, एक second, जाने दीजिए, शायद वो आपका ये पॉलिटी वाला हो गया, एक इकोनॉमी वाला। हाँ, इकोनॉमी वाला। और उस पे भी आते हैं कि कितना क्या लिमिट होना चाहिए ना, उस पे भी हम लोग थोड़ा सा गहन डिस्कशन करते हैं। आप देखिए, आप उस क्वेश्चन का नेचर पे देखिए और इस क्वेश्चन का नेचर पे देखिए, कुछ डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज नेशनल इनकम, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ये क्वेश्चन को आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मतलब मुझसे क्या पूछा गया है। लेकिन अगर यहीं पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया था मैं आपको, जो प्रीवियस क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन वाला, आपको यहाँ से क्या पूछा गया है कि क्रिटिकली डिफाइन। तो दोनों क्वेश्चन का नेचर पे डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। आप दोनों दोनों क्वेश्चन को एक तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। और प्लस एक जो मेन चीज है कि मान के चलिए जो, जैसा कि हर का अपना जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होता है, राइट, एग्जाम में लिखना क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स। जो मैं मान के चलिए 10 लाइन पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा स्किल है कि किसी चीज को मैं 10, ये क्वेश्चन को मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे लेता है कि 10 लाइन पे मैं इसको एक्सप्रेस कर दिया। वो हो सकता है कि आप पांच, किसी ने आप में से किसी का ऐसा स्किल है कि पांच ही वर्ड जो आपका होता है ना, वर्ड सिलेक्शन करना, एक्सप्रेस करने का तरीका, स्किल्स, वो पांच ही लाइन पे कर दे। और आप में से किसी होगा इसको 20 लाइन पे भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि सबका स्किल्स, ये स्किल्स की बात है, स्किल्स की बात है, ऐसा नहीं कि नॉलेज की बात है। आपने देखिए होता क्या है ना, जब आप आंसर लिखते हो, ठीक है, और जो आपका कॉपी चेक करेगा, जो आपका इवेल्युएटर रहेगा, ठीक है,
और ये आपका कॉपी हो गया मान के चलिए, और यहाँ पे आप ठीक है, और आपका थॉट प्रोसेस आपने क्या सोच के रखा है। आप सिविल सर्विस में जाना चाह रहे हैं, राइट, एज ए सिविल सर्वेंट में जाना चाह रहे हैं, तो आपका सबसे पहले इस एग्जाम का डिमांड को समझना पड़ेगा कि इवेल्युएटर जो है वो हमको क्या सोच के ये क्वेश्चन दिया है। मतलब ये तो नहीं दिया है जिसने भी क्वेश्चन सेट किया होगा, लेकिन जो चेक कर रहा है वो एक्चुअली में आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है इस आंसर के माध्यम से। आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। और एक सिविल सर्वेंट का एक थॉट प्रोसेस होता है जो वो आप में है या नहीं है। तो आप वो आपका आंसर बोलेगा कि आप आपका जो थॉट प्रोसेस है एज पर द क्वेश्चन नीड, ठीक है, और सिविल सर्विस का जो सर्वेंट का जो रिक्वायरमेंट है, क्या आपका आंसर, क्योंकि आप तो हो नहीं, आप तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है, आपका जो थिंकिंग है वो आपका आंसर बता रहा है इसको। चाहे आप यहाँ से साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आईआईटी से हो, आईआईएम से हो, बीएचयू से हो, कहीं से भी बने का मतलब, या आपने डिस्टेंस लर्निंग से इग्नू से बीएससी किया हो या बीए कुछ भी किया हो, आपको यहाँ से इसको मतलब ही नहीं है। आपका कॉपी में क्या लिखा है मैटर करता है। अगर सारा आईआईटी टॉप कॉलेज आईआईएम का भी बंदा अगर हो जाएगा तो ऐसा होगा, तो सारे लोग तो फिर यही लोग सेलेक्ट होते ना, गांव का हिंदी मीडियम या तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का सेलेक्ट ही नहीं होता। तो मैटर यहीं पे कर जाता है आपका मेंस। आपने क्या उसको जो आप बताना चाह रहे हो क्वेश्चन के माध्यम से, क्या इसको आपने सेटिस्फाई कर दिया। तो ये आप कैसे सेटिस्फाई करोगे, इसी को ये सबको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है हम लोग, स्किल का इम्प्रूवमेंट। आंसर राइटिंग का मतलब ही नहीं है कि नॉलेज, जिसने पीटी पास कर लिया तो ऑलमोस्ट सिमिलर मोर और लेस, मतलब सीरियस कैंडिडेट ही है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ के ही गया होगा, ज्यादा डिफरेंस गैप नहीं रहेगा दोनों में, अगर सीरियसली अगर मेंस का तैयारी करके किया है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि आपने क्या सारा डेटा पॉइंट जो क्वेश्चन का डिमांड था, क्या उसका जो कंटेंट है आपने सारा को इकट्ठा किया और उसको डॉट टू डॉट कनेक्ट किया, फ्लो में लिखा, फ्लो चार्ट में, ठीक है। कहीं तो ब्रेक नहीं हुआ कि मान के चलिए 4 लाइन लिखा कुछ, उसके बाद जो नेक्स्ट फ्लो में जाना चाहिए था उसको ब्रेक कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फ्लो में बिल्कुल जो 2-4 लाइन का इंट्रोडक्शन विद फैक्ट्स, देन बॉडी में कुछ उसका कंटेंट जो एक्चुअल क्वेश्चन का डिमांड है, फिर लास्ट में अपना थॉट प्रोसेस बता दो कि भाई वे फॉरवर्ड गोइंग फॉरवर्ड। वो भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर है, सब में आप नहीं डाल सकते कि भाई ये मेरा एनालिसिस है। लेकिन इस सब से जाने से पहले हम कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं ना, कि जो एक्चुअली मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मैं ये सब में आऊंगा, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। देखिए, तो अभी तक सबसे पहले कि आपका सिलेबस एकदम मेमोराइज कर लो। सब लोगों ने अगर सिलेबस को मेमोराइज कर लिया ना आपने, तो यहाँ से आपका 30 to 40% प्रिपरेशन यही हो गया। टू द पॉइंट कि मेंस का सिलेबस में सेक्शन बी का अगर पेपर 4 का बात करूं, सेक्शन बी में ये मान के चलिए ये आपका 10 टॉपिक है। पहला टॉपिक में क्या है, सेकंड टॉपिक में ये है, थर्ड टॉपिक में, इतना थोरोली याद होना चाहिए। क्योंकि जब टॉपिक का थोरोली आपको अगर याद हो जाएगा ना, तो आप इंटरलिंक कर पाओगे एक एक टॉपिक। आंसर में जब वहां बैठोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, अच्छा मैंने ये पहला टॉपिक में ये पढ़ा था, यहाँ पे अच्छा ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन था, या तो पॉवर्टी का इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे मीनिंग था, यहाँ पे स्कोप था, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस था। अच्छा उसका थर्ड टॉपिक में क्या था, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड था, प्रोविजन। तो यहाँ से आपका वहां पे मतलब सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे बात है कि सिलेबस को आप लोग रट जाइए। मेरा मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि सिलेबस को आप जितना फेमिलियर होइएगा उतना आपका बेनिफिट रहेगा। जितना ज्यादा आप उसको सोते समय देखिए, सुबह उठते समय देखिए, लेकिन सिलेबस को एकदम मगअप कर लीजिए। उसमें कोई कोताही नहीं। सिलेबस ही आपका जो बताएगा कि हमको पढ़ना क्या। आपका एक एक पॉइंट सिलेबस का मेंस का सेक्शन वाइज कि कौन सा सेक्शन में क्या दिया। उसके बाद जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा सेक्शन में कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे आपको फोकस करना है। क्योंकि तभी तो आप प्लान कर पाओगे। देखिए मेंस इज ऑल अबाउट योर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग के साथ उसका एग्जीक्यूशन, यही आपका मेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप कैसे प्लान करते हो और एग्जाम पे उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो, बस यही आपका मेन है। तो प्लानिंग कब कर पाते हो, जब आपके पास पूरा का पूरा मास के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो कौन सा टॉपिक में, तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग करते हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर तुम तो पीटी में लोग ज्यादा फोकस कहाँ पे करता है, पेपर 2 में।
सब सीएनटी एक्ट पे फोकस करता है, एसपीटी पे करता है। क्यों करता है? क्योंकि पता है यहाँ से क्वेश्चन हमको अच्छा खासा पूछने वाला है, और क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो सब कोई फोकस यहाँ करता है कि अगर मेरा पेपर 2 में झारखंड जीके में अगर मेरा ये वाला सेक्शन वीक हो गया तो शायद मैं यहीं से बाहर हो जाऊंगा। तो ये आपका प्लानिंग का पार्ट होता है। प्लस आपने अगर पढ़ लिया सीएनटी एक्टी एसपीटी फॉर एग्जाम्पल पीटी में, क्या उसको एग्जाम में जब आया क्वेश्चन तो वहां से आपने अटेम्प्ट कर पाया, सही से एग्जीक्यूट कर पाया? तो ये प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का ही पार्ट है सिलेबस। और ये आपका प्लानिंग कि कौन सा टॉपिक कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब। उसके बाद एक बार आपने ये सब देख लिया और क्या, देखिए एक यूपीएससी और स्टेट सर्विस में, फॉर एग्जांपल जेपीएससी हो या बीपीएससी हो, आपका डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? जो कॉमन सब्जेक्ट है ना यूपीएससी जेपीएससी में जनरल, उसमें डिफरेंस नहीं आ रहा था, कंटेंट में ना रहता ना सिलेबस में रहता। जो खासकर स्टेट स्पेसिफिक रहता है ना, यहाँ पे आपको डिफरेंस होता है। जो झारखंड कोई भी स्टेट है, वहाँ का जो स्पेसिफिक कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल झारखंड का जेपीएससी, तो आप कोशिश करो कि जितना झारखंड से रिलेटेड जो आपका इश्यूज है ना, उस पे आप फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स का। ठीक है, जो पॉलिसीज है झारखंड गवर्नमेंट का, ये सब ज्यादा एग्जाम। तो कहने का मतलब है ना, यहाँ से आपका बजट वाला झारखंड का बजट का बात आ जाता है, इकोनॉमिक आ जाता है, राइट? इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट, और जितनी झारखंड से गवर्नमेंट का पॉलिसीज, मतलब जो भी इवेंट इश्यूज हो विद रिस्पेक्ट टू आवर झारखंड, है ना, तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि आप यहाँ पे स्टेट के लिए जा रहे हो, तो स्टेट के मुद्दे पे आपको ज्यादा आंसर पे आपका कंटेंट होना चाहिए। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो जैसे, हाँ, जेपीएस में ज्यादा पूछता है नहीं, देखो ना आप यहाँ पे आपको दिखाता है कहाँ पे आपको, एक सेकंड। यहाँ पे ज्यादा लिखना नहीं होता है, यहाँ पे ज्यादा लिखना नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी मतलब रहता है ना। तो उसमें सिर्फ देखिए सेक्शन वाइज, यहाँ पे तो आपका ऑप्शनल भी देके रखता है कि कितने क्वेश्चन करने हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सेक्शन बी है ना, शायद सेक्शन ऊपर नहीं लिखा है ना क्वेश्चन में, हाँ, यहाँ सेक्शन बी में आपको इस दो में से शायद एक करना है ना, या तो देखिए यहाँ पे ज्यादा लिखना रहता है, मुझे लगता है तीन या चार क्वेश्चन लिखने होते हैं, मैं मुझे याद है, चार क्वेश्चन लिखने होते हैं एक सेक्शन से, दो दो क्वेश्चन, है ना। सेक्शन बी से अगर दो क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपका, यहाँ से दो क्वेश्चन, चार ही क्वेश्चन लिखने होते हैं, उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो अच्छा खासा मार्क्स आता है, और यहाँ पे फंस जाते हो आप। वही बोले, टाइम का इशू नहीं रहता जेपीएससी में, टाइम कंस्ट्रेंट का कुछ इशू नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेंस का पिछला जगह आप देखोगे ना यहाँ पे, तो जो पीटी का क्वेश्चन का लेवल है, उससे लेवल थोड़ा कम ही लग रहा है इसका ऑब्जेक्टिव। जो भी है उसको, लेकिन आपको पढ़ के तो जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपको अगर मेंस में सिलेक्शन लेना है तो आपका जो 20 क्वेश्चन है ना, ये 20 क्वेश्चन, यहाँ पे आपका कम से कम 17-18 क्वेश्चन एटलीस्ट सही होना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपको देखिए, अगर आपका राइटिंग स्किल्स ज्यादा अच्छा है तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कि ठीक है जो भी क्वेश्चन पूछा है, कंटेंट अच्छा है, आप उसको लिख सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत लगता है कि भाई टॉपिक में मतलब स्किल्स उतना अच्छा नहीं है ना, तो एटलीस्ट ये वाला है कि आपका सही है तो श्योर शॉर्ट नंबर तो कटेगा नहीं ना। लेकिन आप, हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज। हम्म। आप ही मतलब यूपीएससी सिलेक्टेड हो ना, मतलब सॉरी सिलेक्टेड बोल रहा हूँ, तो थर्ड अटेम्प्ट गए थे मेंस में? नहीं, ये किसी ने एक एक कोई कोई थे उसमें, मैंने देख रहा था किसी ने एक इंटरव्यू भी यहाँ पे था, तो ये कोई आनंद ही है शायद, एक सेकंड देख लेते हैं, दो आनंद है क्या? अभिषेक आनंद की शायद था लास्ट, जो भी है छोड़िए। हाँ, ठीक है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नो देखिए, अब जब मेंस पे जाते हो ना, अगर आप सिलेबस को थोड़ा सा गहन से अध्ययन करेंगे, तो इसलिए मैं बार बार सिलेबस पे ही आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर देखिए पीटी में क्या दे के रखा है। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, एक एक सेकंड, एक सेकंड।
अगर आप देखिएगा, ये पीटी का सिलेबस है ना, तो जनरल स्टडीज में क्या खाली हाई लेवल पे लिख दिया है कि 15 क्वेश्चन पूछेंगे, एंशियंट से 5, मिडाइवल से 5, मॉडर्न से 5, इतने ही लेके रखा है। लेकिन अब जब आप इसका अंदर पे जाते हो, आप इसका अगर डिस्क्रिप्शन पे जाते हो, हिस्ट्री वाला, कहाँ गया, यही है ना, हाँ। तो ये जो टॉपिक है ना, मेरा कहने का मतलब है, जब आप पीटीबी पढ़ते हो तो आपको यहीं से आपको टारगेट करना पड़ेगा कि एंशियंट में क्या है मुझे, ठीक है, एंशियंट इंडिया में भी हमको पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना है। तो इंडिया वैली वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद ओरिजिन ऑफ आर्यंस पढ़ोगे, वैदिक लिटरेचर वैदिक कल्चर पढ़ोगे। तो अगर इस हमारा एंशियंट इंडिया शुरू कहाँ से होता है, यहीं से शुरू होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो अगर इस बार का भी पीटी का आप देखेंगे, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा था, जो वन वाली था आंसर, राइट, वो वाला याद अगर आप लोगों को आ रहा है, तो एक क्वेश्चन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया था, है। हाँ, तो कहने का मतलब है, अगर मेंस के लिए तो आपको ऐसे भी इस टॉपिक से, मतलब इस सिलेबस में जो भी मेंशन है, इसके थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप जब जाते हो तो मेंस में आपको क्या होता है कि थोड़ा सा उसका डाइवर्सिटी बढ़ जाता है ना, उसको जो आपका सोचने का तरीका होता है कि किस किस एंगल से, चाहे इसका सोशल एंगल हो, ठीक है, चाहे इसका पॉलिटिकल एंगल हो, चाहे आपका इसका इकोनॉमिक फैक्टर हो, तो आप इस एंगल से सोचने के शुरू करते हो एक एक टॉपिक। तो यहाँ से आपका और डेप्थ में चले जाते हो, तो जब डेप्थ में जाते हो ना, पढ़ने की चीजें कोशिश करते हो, तो पीटी का ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। लेकिन हाँ, आप एमसीक्यू भी साथ साथ में कभी कभी प्रैक्टिस करते रहना। देखिए, आपको सब्जेक्टिव तैयार हो जाना, लेकिन जब एमसीक्यू जब बनाने जाते हो ना, कभी कभी आपको, क्योंकि एक माइंडसेट होता है ना कि भाई हमको मेंस के लिए लिखना है, हमको राइटिंग स्किल, तो किस एंगल से सोच सकते हैं। और पीटी क्या होता है, पीटी क्या होता है, टोटली फैक्चुअल बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड, मतलब जिसका जितना मेमोरी पावर है वो उतना अच्छा पीटी में काम करता, मतलब ये कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। वो तो उतना अगर कर लिया था, तो कोई सा स्टेट पीसीएस रुकेगा ही नहीं। घटनाचक्र में जितना क्वेश्चन, तो अभी एक 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 भाई ने पूछा ना कि पीटी वाला जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में 20 क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा, राइट, है ना। तो 20 में से आपको कितना करना है, हाँ 17। तो अगर आप यहाँ से नीचे चले गए, तो फिर आप मान के चलिए मेंस में आप जो डिस्क्रिप्टिव वाला है, तो उसमें आप ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो तो मोटा मोटी सबका एवरेज देगा। हाँ, जो बहुत ही अच्छा लिखा होगा वो थोड़ा सा एज लेगा, अदरवाइज ज्यादा एज का यह चांसेस नहीं है। जो एज आप ज्यादा ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाला में मारिए। उसके बाद कुछ जो पेपर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, कि जो डायनेमिक वाला पेपर है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, वहाँ पे आप एज ले सकते हैं दूसरे के कंपेयर। हम्म 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 हम्म। हाँ, रुकिए। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, दो दो लोगों का क्वेश्चन है, विशाल आनंद, और हाँ, ये दो आनंद में कंफ्यूजन हो गया था, अभिषेक आनंद। तो हाँ, बोलिए, आप लोग कुछ हैंड रेज किए हैं, आपको जो बोलना है बोलिए। इन लोगों को भी थोड़ा बोलने का मौका दे, हाँ। विशाल आनंद। हाँ, देखिए, अगर छोड़ना तो
रिस्की रहेगा, है ना। हाँ देखिए आप फिर, क्योंकि यहाँ पे अगर छोड़ेंगे ना तो क्या होता है कि एमसीक्यू भी है, अगर आप छोड़ के जाएंगे तो शायद अगर आप डबल रिस्क पे जाएंगे, आप शायद उस टॉपिक से अगर एमसीक्यू बन जाए तो फिर वहां पे भी आप फंसेंगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है स्क्रिप्ट तो वहां पे भी फंसने का चांस है, मतलब आप थोड़ा रिस्क लेके जाओगे उसमें, मेरा मानना है। आप ही यूपीएससी का इंटरव्यू तो कहते हैं ना, तब तो। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, अच्छा किया अच्छा किया। एटलीस्ट यूपीएससी का इंटरव्यू पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होता है ना, जो कि आपने एक बार कर दिखाया है ना। तो नहीं, ये तो ये ऐसा देखिए, एक बार पहुंच गए ना तो लगे रहेंगे, तो फिर आपको तो एटलीस्ट पता चल ही गया ना कि कहाँ पे मेरा लैकिंग है, और कितना इंटरव्यू में जाना क्या, मतलब थोड़ा सा अगर इंटरव्यू बोर्ड में भी डिपेंड करता है कि थोड़ा सा मार्क्स कम आ गया तो, या तो मेंस में थोड़ा सा मार्क्स कम रह गया होगा जिसके कारण से मेरिट भी नहीं आ पाए, अदरवाइज तो आप तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन ही थे। तो फिर आपका ऑप्शनल क्या था अगर, तब तो फिर आपको नए सिरे से पॉवेट पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोगों का पॉलिटिकल साइंस होता है, पॉवेट होता है यूपीएससी में, तो सोचा था कि वहां से आपका ओवरलैप अगर होता तो कंटेंट का। पॉवेट का राइट, पॉवेट का क्या है ना, कुछ ही टॉपिक है आपको पढ़ना है, अदरवाइज आपका पॉलिटी से पूरा ओवरलैप कर जाएगा। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ। ये तो वही है ना कि, नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि आप, ये तो आपका पर्सनल स्ट्रेटजी हो गया ना कि आप किस टाइप से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कि ग्रुप की स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, है ना। क्योंकि आप अगर दूसरे पे रिलाई कर रहे हो, किसी के मान के चले आपने दूसरे को बोल दिया कि ये आप प्रिपेयर करके आओ और सबको बताओ, तो अब उनका क्या तरीका है, कितना एफिशिएंसी है उनका, है ना, कितना अंडरस्टैंडिंग है, मान के चलिए आपका जैसे थॉट प्रोसेस है, क्या उनका मैच करता है, दोनों का ट्यूनिंग भी मैच करना चाहिए ना। मान के चलिए उसको उनका नहीं पता, जिसको आपने बोल के रखा है कि आपने सिलेबस ये कंप्लीट करके आना है, सब ग्रुप में सबको बता दो, क्या पता कि उनका जो समझाने का स्किल्स है या तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत से फैक्टर डिपेंड करता है ना कि आपको इसको। हाँ। नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, जब ये सब चीज प्रैक्टिकल, देखिए एक थियोरेटिकली बोलना और प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट करना ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों में गैप बहुत ज्यादा रहता है, जितना इजी आप बता रहे हो, है ना, प्लान को, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करके आप उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करना उतना इजी नहीं रहेगा। आप करके देखिए, मैं ये नहीं बोला कि नहीं सक्सेस नहीं हो पाओगे ना, हो भी सकता है, बट एक प्लान, और आप ही खुद का, दूसरे पे मत जाइए, दूसरे का प्लान पे आप खुद एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे 8 से 10 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 10 से 12 ये पढ़ना है, जो भी हो। आप देखना कुछ दिन आप उसको मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है, कुछ दिन,
हाँ, अगर आप बहुत ही रिलीजियसली सीरियस कैंडिडेट हो, तब जाके आप ये एग्जाम तक मेंटेन कर पाओगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेक होगा और आप खुद का, दूसरे का प्लान छोड़ दीजिए, आप खुद का प्लान ही उस पर आप स्टिक नहीं रह पाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप अपना प्लान पे स्टिक नहीं रह सकते, तो आप दूसरे को जो देंगे ना, उसने बोला कि भाई एक्स वाई जेड के चलते मेरा कुछ भी रीजन दिया, मैंने, हाँ तो वो देख लीजिएगा आप लोग, ये आप पर्सनल मैटर है। हाँ। हाँ, ठीक है, ये वो आपका पर्सनल एजुकेशन का मैटर है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, जिसको जो मैं मुझे बताना था मैं आगे से पढ़ता हूँ, राइट। तो सबसे पहले सिलेबस बता दिया कि किस टाइप का आपका मगअप होना चाहिए सिलेबस एकदम, है ना। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए डालने का, क्योंकि आपका स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है। उसके बाद आपका जो स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन है ना, ये भी आपका बहुत मैटर करता है। स्टडी मटेरियल सिलेक्शन क्या आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। ये यहाँ पे भी आपको देखना है, मतलब जो कि आपका स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि जब आप लिखोगे आंसर ना, क्योंकि वो कहीं से मतलब ऑथेंटिकेट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो डेटा आप पुट करोगे, जो फिगर यूज करोगे, वो सब एक ऑथेंटिकेट सोर्स से होना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि इसमें ज्यादा बताने की जरूरत है, बट ओवरऑल ओवरऑल बता दिया, ठीक है। और करंट अफेयर्स में आपको नेशनल और स्टेट पे जाना है, आपको यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन पे जाना नहीं है, यूपीएससी है नहीं, तो इस पे नहीं फोकस करना है कि हमारा यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया पे क्या हो रहा है, ठीक है, या तो इजराइल और पैलेस्टाइन में क्या चल रहा है, ठीक है। ये सब में, जेरूसलम वगैरह, ये सब में फोकस नहीं करना है आपको ना, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत है। आपको नेशनल इंटर और स्टेट लेवल तक ही आपको सीमित रहना है। उसके बाद आपका जो है, जब आंसर लिखोगे तो आंसर लिखने से पहले आपका यहाँ हालांकि झारखंड में टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है जेपीएससी का मेंस में, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है कि क्वेश्चन मेंस में डिस्क्रिप्ट काफी कम रहता है, लेकिन उसको प्रॉपर ढंग से सजाने के लिए जो फ्लो बोलते हैं ना, कि एक फ्लो में आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस की बात आ जाती है। तो आप लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, है ना, उतना बेहतर आपका डे बाय डे होता जाएगा। जितना बेहतर हो, मतलब डेली कर सकते, और ये कभी मत सोचना सबको ही, आप लोग, है ना, सबके लिए एक मेरा रिकमेंडेशन है, उसके बाद आपका पर्सनल व्यू है, ओपिनियन है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है सजेशन। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि आप कभी ये एज्यूम करके मत चलिए कि मेरा, हाँ, एक बार ये वाला पोर्शन खत्म हो जाए, ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लिखूंगा, उसके बाद मैं अच्छे से लिखूंगा, है ना। अभी तो मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो अभी मैं एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम बेकार लिखूंगा, ठीक है, बेकार सा आंसर। जैसे मेरा ये वाला टॉपिक, मान के चलिए ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक अगर खत्म हो जाता है, तो इसके बाद मैं इस पे मास्टर बन जाऊंगा, कंटेंट को अच्छा लिखूंगा। ऐसा पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, ठीक है। एक बार आपने पढ़ लिया है, तो उस पे नहीं भी पढ़ा है, तो अभी आप आज लिख के देखो आंसर उस पे कि कितना कंटेंट लिख पाते हैं और क्या पे, और खुद पढ़, मतलब लिखने के बाद एक बार पढ़ के देखिए। अगर सुबह में इसको आंसर को लिखे है, इवनिंग में उसको एक बार देखिए कि मेरा क्या लिखा। फिर जब आपको समझ में आ गया, अरे मैं तो कुछ भी लिख नहीं पाया, अच्छा ये चीज और ऐड करना चाहिए था, फिर से इस टॉपिक पे वापस जाइए, उस जहाँ पे भी आपका रेफरेंस बुक था, स्टैंडर्ड बुक था, फिर से उसको देखिए। आप जब ये फर्स्ट डे में से सेकंड डे में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा। फिर जब नेक्स्ट डे जाएंगे, यहाँ से ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। ऐसे इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि ये एक दिन का बात नहीं है कि हम रात में सोए, सुबह हमको सपना आया कि भाई मुझे आंसर सही लिखना है, अच्छा लिखना है, मेरा सुबह हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आंसर के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप बोलिए बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हाँ, मैं उसी पे भी आ रहा था।
अभी अ, देखिए, एक होता है कि आप सोर्स को लिमिट कीजिए। सबसे पहले मैं बोर्ड पे जाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये आप जब कंफ्यूजन, या तो कंफ्यूज कहाँ करते हो, ठीक है, सबको ही, किसी एक का पर्टिकुलर नहीं है, जहाँ पे आपको या तो डेटा याद नहीं आता, फैक्ट याद नहीं आते, ठीक है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जो, लेकिन जो बेसिक है जो सबके साथ होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक होती है कि आप मल्टीपल सोर्स को पढ़ते हो, आपका एक ही चीज को मल्टीपल सोर्स से पढ़ लेते हो। मल्टीपल सोर्स मतलब समझ गए ना आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने कहीं इस बुक से पढ़ लिया थोड़ा सा चैप्टर को, आपको लगा अरे यार ये बुक तो अच्छा नहीं है, इस कोचिंग का मटेरियल अच्छा है, इस पे पढ़ लेते हैं। अरे मेरा दोस्त ने सजेस्ट किया था कि इस इंटरनेट से, इसका गूगल से करो, इस यहाँ से पढ़ लो। तो आपने फॉर एग्जांपल एक टॉपिक ले लो कि इंडियस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा, लेकिन ना यहाँ से आपने कंप्लीट पढ़ा इस सोर्स से, ना इस सोर्स से कंप्लीटली पढ़ा, ना यहाँ से पढ़ा, थोड़ा थोड़ा तीनों से पढ़ लिया। एंड ऑफ द डे क्या हो, आपके पास कुछ भी कंप्लीटेड नहीं मिला। एक रीजन ये हो सकता है, जो सब जो मोस्टली करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि आज के डेट में ना, जो सोर्स है पढ़ने का, इंटरनेट में, ठीक है, और यूट्यूब में आपके पास भरा पड़ा हुआ, फ्लडेड विथ मटेरियल्स। सबसे दिक्कत यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि मटेरियल ही इतना मार्केट पे है कि हमको खुद लगता है कि यार ये बुक हमको अच्छा, इसने सजेस्ट किया, ये टॉपर ने, या तो इस कोचिंग ने ये बोला, इसको ले लेते हैं। ये भी ले लिया। आप अपने पास देखना, जिसके पास जितना मैक्सिमम सोर्स होगा, वो उतना कंफ्यूजन में रहेगा, ना उसका सिलेबस कंप्लीट होगा, ना वो कहीं से आपका एग्जाम शायद क्लियर करने में भी उसको दिक्कत आ सकती है। ये ट्रूथ है, लेकिन थोड़ा सा आपको सब सुनने में खराब भी लग सकता है। तो सिविल सर्विस का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो एक लिमिटेड सोच रखो, एक लिमिटेड सोच रखो, जो भी रखो। ये नहीं कि आपको जो लगता है, आप जिससे सेटिस्फाई हो, लगते हो कि मेरा सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है जिस सोर्स पे, ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, स्टैंडर्ड बुक हो, कोई कोचिंग का मटेरियल हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, बट इसी को आप 5 से 6 बार पढ़ो। मतलब जितना बार आपका एफिशिएंसी है, जितना आपका टाइम अलाउ करता है ना, कितना टाइम अलाउ करता है आपका एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से आप उसको पढ़ना। लेकिन एक ही चीज को आप जितना बार है मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। और एग्जाम आते आते, क्योंकि आपने एक सोर्स पढ़ रहे हो, आप एक सोर्स पढ़ रहे हो, नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो फिर आपको कुछ नया चीज पता चलेगा। नेक्स्ट टाइम द सेकंड टाइम पढ़ोगे तो कुछ फिर नया चीज पता चलेगा। इसी को पढ़ोगे तब नया चीज पता चलेगा। लेकिन आप इस केस में क्या होगा ना, आपको यहाँ पे भी नया मिला, यहाँ पे भी नया मिला, यहाँ पे भी नया मिला, और कुछ कुछ तो ओवरलैप मिलेगा। तो आप यहाँ पे सही से, आपके पास ना नोट्स रेडी होगा, ना कुछ होगा। और एक ही चीज को आप जब 5 बार पढ़ेंगे ना, और हर बार आपको नया नया, जो नहीं बात कर रहे हैं ना, म्यूट पे चला जाए, थोड़ा आवाज बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। अब जो भी बात नहीं कर रहे म्यूट पे चले जाए। ठीक है, हम कहाँ थे? ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप एक ही सोच रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, एग्जाम्पल में लेके, कि आपने इकोनॉमी का बुक रखा है, ठीक है, चाहे रमेश सिंह हो, ठीक है, चाहे संजीव वर्मा हो, ठीक है, चाहे नितिन सिंघानिया हो, चाहे जब भी एनसीईआरटी का 11th 12th वाला बुक हो, ठीक है, 11th 12th वाला मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो जो भी रखे, आपको लगता है कि सिलेबस मेरा यहाँ से कवर हो जा रहा है, तो आप एक ही को पढ़िए, और उसी से एक बार नोट्स बना, मतलब नोट्स, उसका भी मैं बताने वाला था थोड़ा देर बाद में, चलिए अभी डिस्कशन पे आ गया तो बता देता हूँ। तो आप एक बार में पढ़ के नोट्स मत बनाइए। आप जब नेक्स्ट रीडिंग मारेंगे, उसका नेक्स्ट रीडिंग मारेंगे, ठीक है, तब आपका तीसरा या चौथा अटेम्प्ट में आपका नोट्स बनाने का प्रक्रिया शुरू होना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि क्या रिलेवेंट है नोट्स के लिए। क्योंकि नोट्स कब बनाते हो, जो चीज आपको याद नहीं रहती, जो चीज आपको याद नहीं रहती है उसको सिर्फ नोट्स पे लिखते हैं। जो आप जब 3 बार पढ़ लिए, जो चीज आपको पता है, तो फिर आप नोट्स को फिर कॉपी पेस्ट करने से क्या फायदा है? कोई अपने फिर छाप दिया यहाँ, कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है। नोट्स में किसको लिखोगे आप, जो याद नहीं रहता। और आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे याद नहीं है, याद है या नहीं है? जब आप 2-3 बार पढ़ लोगे, तब पता चलेगा अच्छा मेरे को तो फर्स्ट टाइम पढ़ा था,
सेकंड टाइम पढ़ा तब भी हमको भी याद नहीं आ रहा, थर्ड टाइम पढ़ा तब भी याद नहीं आ रहा, जब तब जाके आपको उसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि मुझे अभी ये चीज आपको नोट्स पे ऐड करना है। और वो नोट्स आपका बल्कि नहीं होगा, ठीक है, बल्कि जब नहीं होगा तो फिर आप रिवीजन करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि आपका बल्कि है नहीं नोट्स। और ये मल्टीपल रिवीजन होगा और एग्जाम आते आते वो टॉपिक आपका याद उसमें हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ आप बोलने की जरूरत है इस चीज को लेके। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझा नहीं आपका क्वेश्चन। हम्म। तो वहीं पे रिवीजन की बात आ जाती है ना। रिवीजन की बात वहीं पे आती है कि आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको रिवीजन करना भी पड़ेगा ना। कि मान के चलिए क्योंकि एक सब्जेक्ट एक महीना पहले पढ़ा, ओब्वियसली आप जब, बोलिए। आवाज कट रहा है आपका। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक कवर करना था आज। सिलेबस वाला पार्ट कहाँ गया। ये चीज हमको बताना था तो ये ऑलमोस्ट बता ही दिया। यहाँ तक तो शायद कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है ना, क्या पूछा है, कमेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड आर्गुमेंट, ये सब मैं आपको भेज दूंगा, है ना, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबको आप, कि अगर क्वेश्चन में जैसे एग्जांपल में भी दिखा दिया दो पेपर का, कमेंट है तो क्या लिखना होगा, कि मतलब क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका क्या होगा। एग्जामिन है तब हमको क्या करना है, क्रिटिकल एग्जामिन करना है तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कैसा कंक्लूड निकालना है और क्या क्या देना है, मतलब सिंपल इंग्लिश में लिखा है। मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद ये चीज़ आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि कितना मार्क्स मेरा रिटर्न का है, कितना मेरा इंटरव्यू का है, पर्सनालिटी टेस्ट का, राइट। और लास्ट टाइम कितना पे, मतलब एक तरह से यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को कितना सही करना है ना। एग्जैक्टली ये तो नहीं जाएगा बट एटलीस्ट हमको बेस आइडिया तो होना चाहिए कि मेरे को कितना मार्क्स मेंस पे लाने की जरूरत है, ठीक है, ताकि इंटरव्यू में थोड़ा इधर उधर भी हो गया तो कहीं मतलब रिस्क ना हो। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। उसके बाद क्या बताना था, हाँ ये चीज़ आप लोगों को बता ही दिया। ओके, आप मुझे कुछ और चीज़ बताना था, मैं जाता हूँ फिर बोर्ड पे वापस। ओके, उसके बाद फिर सबका हम लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे, जितना भी क्वेश्चंस है आप लोगों का सबका क्वेश्चंस लेंगे। बस तीन चार चीजें और बताना है। और मुझे क्या बताना था, हाँ, जो प्रैक्टिस का टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि जब आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जब आपको अभी क्या करना पड़ेगा, एक तो कि आपको कंटेंट भी रेडी करना पड़ेगा, ठीक है, कंटेंट रेडी के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग, जो कि आपका यही आपका नैया पार करा सकता है, आंसर राइटिंग, ठीक है। अभी जो मैं बताया कि कंटेंट अभी मार्केट में इतना है ना, आप उसे खोजते रहोगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं वहां पे नहीं, इसका अच्छा है उसका अच्छा है, और यही इसी को कंटेंट को जुगाड़ करने में आपका पूरा का पूरा टाइम को खत्म कर दोगे आप। एग्जाम भी निकल जाएगा, कंटेंट भी ढूंढते रहो, ये चीज आपको नहीं करनी। जिसे बता दिया कि जो भी आप खाली देखो कि सिलेबस से आपको मैच मैच कौन सा मटेरियल कर रहा है, और मटेरियल कोई खराब नहीं होता, एक चीज ध्यान रखना। कोई भी अगर है मटेरियल, किसी भी इंस्टीट्यूट का है, कोई भी बुक है, कोई खराब नहीं होता, ठीक है, कोई खराब नहीं होता। हाँ, आप कितना डिटेल्स में देके रखा है, क्या एग्जाम का नीड है, उस पर डिपेंड करता है कि वो बुक कवर करता है या नहीं करता है, अदरवाइज खराब नहीं होता, सबका सही रहता है। बट आपको सिर्फ कंटेंट को खोजने में टाइम नहीं बिता देना है, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको एग्जाम पास करना है यहाँ, ठीक है। आपको यहाँ पे रिसर्च वर्क नहीं करना है उस टॉपिक से रिलेटेड, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप यहाँ पे एग्जाम पास करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए जा रहे हो, रिसर्च नहीं करना है, तो क्यों आप कंटेंट के पीछे भागो, जब हमको उतना करना ही नहीं है। तो हमको इतना है कि हमको भाई जो क्वेश्चन पूछा गया हम कैसे अटेम्प्ट कर पाए, दैट्स इट। बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज और बेसिक कंटेंट,
और उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन। एग्जाम्पल, जो कि आपको किसी बुक में एप्लीकेशन वाला पार्ट किसी बुक में नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन वाला पार्ट आपका थॉट प्रोसेस आएगा, मतलब कि आप टॉपिक का कैसे इंटरलिंक करोगे। ठीक है। अगर एप्लीकेशन का अगर हर बुक में दिया होता तो आज यूपीएससी सिविल सर्विस से किसी भी एग्जाम पे तो सब कोई सिलेक्ट हो जाता उस बुक के पढ़ के। अगर बुक उतना ही अच्छा होता, ठीक है, तो सब कोई पास हो जाता, सब कोई उसी बुक को पढ़ता। बुक में आपका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया रहता है, एप्लीकेशन किसी बुक में नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन जो खुद, जो आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, इतना सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, GS1 GS2 GS3, राइट, क्यों पढ़ते हो ये सब? तो यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। और सारा ये होता है जब मेन एग्जाम होता है ना, सबको मर्ज करना होता है एक जगह। जितना भी अभी तक आपने फीड किया है अपना मेमोरी में, अब कौन सा टॉपिक को कहाँ यूटिलाइज करना है, यही आपका एप्लीकेशन, जो कि आपने बेसिक बुक्स में पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट। अब उसको एप्लीकेशन को आपको ये कोई सिखा नहीं सकता, ये खुद आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और यहीं पे आप सब फेल करता है। जो जिसका स्किल्स इम्प्लीमेंटेशन पे है वही एग्जाम पास करता है। नॉलेज का बात ही नहीं है। सबने वही बुक पढ़ा होता है, एनसीईआरटी, है ना। देन आपका स्टैंडर्ड बुक्स को लक्ष्मीकांत, जितना भी अभी हमने डिस्कस किया, इकोनॉमी और जो भी है XYZ, सबको सबके पास सबको पता होता है। हाँ बताइए। वो पास फेल का बात ही नहीं, इंटरव्यू पास फेल करते ही नहीं उसको। हाँ, उसको अगर आपको लगता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम मार्क्स आएगा, अगर मेंस में भी कम है, यहाँ पे कम है, तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है फिर उस टाइम पे, है ना। हम्म। ना ना, कुछ नहीं हुआ ना, पास फेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता इंटरव्यू में। उसको लगेगा कि भाई कैंडिडेट का जितना डिजर्व, जितना एक्सपेक्टेशन था उन लोगों का बोर्ड का, कि इस कैंडिडेट को इतना एटलीस्ट आना चाहिए, उसको लगता है कि भाई ये बिलो भी उतना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो लोग मार्क्स सेट करके रखता है कि एवरेज है तो इतना देना है, बिलो एवरेज है तो इतना देना है, एवरेज से ऊपर ऊपर है तो इतना देना है। बस उसके ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि आप सोर्स को लिमिट कीजिए, सबसे पहली बात। मल्टीपल टाइम उसी को पढ़िए। और ये एप्लीकेशन वाला पार्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ये ना कोई टीचर सिखा सकता है, ना कोई बुक में आपको मिलेगा। ये अपना स्किल है, और जिसने इस स्किल पे काम काबू पा लिया, वही लोग आगे 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 चल रहे हैं। और ये सब में नहीं होता, मेजोरिटी में नहीं होता है, यहीं पे सब मेजोरिटी, मेजोरिटी वाले सब फेल यहीं पे करते हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आप लोग मेरे पे मान के चलिए मैंने आज दे दिया फॉर एग्जाम्पल, मैं दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा। मैं तो मेरा काम ही है ये सब, ठीक है। मैं मेरा काम ही है तो मैं तो दूंगा। लेकिन फिर क्या करोगे ना, अगर मान के चलिए ऐसा होता है ना, लोग बाग आज के डेट में इतना एडवांस है। अगर इन केस अगर सबसे क्वेश्चन नहीं फंसा तो बोलेगा देखिए आपसे आपने दिया था, आपका कुछ नहीं फंसा, फिर उल्टा सीधा कमेंट करने लग जाते हैं ना। तो उस सब में मैं जाना ही नहीं चाहता। नहीं 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 नहीं, समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, नहीं नहीं। हाँ हाँ बोलो। हम्म। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, है ना। लेकिन आप लोग सोर्स को लिमिट कीजिए सबसे। मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ, थंब रूल है ना, जो थंब रूल है, आप मतलब जो हमारा डिस्कशन से जो क्या क्या निकल के आया, कि सबसे पहले आप जो सोर्स है, सोर्स को लिमिट कीजिए, पहला क्राइटेरिया। और इस सेकंड में है कि इसी को आप लोग मल्टीपल टाइम पढ़िए, मल्टीपल टाइम रिवीजन। ठीक है। अब तीसरा है कि आप लोग, क्योंकि हम लोग पीटी का बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ मेंस का बात कर रहे हैं, तो आप लोग हर सब्जेक्ट का एक एक आंसर डेली लिखिए। ठीक है, वन आंसर फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। और आपका जो चौथा पॉइंट निकल के आता है ना, और कोशिश की। हाँ बताइए, कौन तो बोलिए। हाँ
आ, जित नहीं, अभी देखिए, अभी हेल्प अगर लेने जाएंगे ना तो फिर कॉपी पेस्ट वाला हो जाएगा मैटर। अभी आप देखिए, अगर अगर आप कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं किसी का, या तो कोई ग्रुप चल रहा है आप लोगों का, या तो किसी संस्था से जुड़े हो, तो फायदा यही होता है कि आप जब आंसर को किसी दूसरे के सामने भेजते हैं ना, तो फर्क पड़ता है कि भाई इसका भी कहाँ पे लैग कर रहा है। ठीक है, वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा। या तो आपको ही समझ में आएगा जब नेक्स्ट टाइम टॉपिक को पढ़ेंगे, तब पता चलेगा अरे ये चीज मैंने मिस कर दिया, ये चीज हमको लिखना चाहिए था इसमें। ठीक है, लेकिन आपको रियलाइज थोड़ा लेट से होगा। और अगर कोई ग्रुप में होता, या तो आप किसी कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, या तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको डेली आंसर लिखने से ही वो चीज आपको पता चलेगा। अगर अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करते हो ना, तो मुश्किल से कितना टेस्ट कराएगा वो लोग, 15 15 20 कराएगा, उसमें से सारे सब्जेक्ट कराएगा। तो मतलब तब भी थोड़ा सा हेल्प होगा। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं होता है, हेल्प तो होगा, लेकिन प्रॉपर जेन्युइन, है ना, टू द पॉइंट आपको फीडबैक भी देना पड़ेगा। और आप किस क्या उस पर काम करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। बट बिना लिखे तो आप मान के चलो, या और मैंने अभी थंब रूल में क्या बताया कि कभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आऊंगा, उसके बाद मैं लिखना शुरू करूंगा, तब मेरा आंसर जो होगा ना एकदम परफेक्ट होगा। परफेक्ट कभी नहीं होगा, एक चीज ध्यान रखना। आप अगर सर्विस में चले भी जाते हो ना, कहने का मतलब आप सेलेक्ट हो जाते हो, आपको फिर नेक्स्ट ईयर आंसर लिखने के लिए बोला जाएगा ना, तब भी आप नहीं लिख पाओ। मतलब ये नेचुरल चीज है, ये नेचुरल चीज है। ठीक है, नेचुरल चीज है ये परफेक्ट कभी होता नहीं है किसी का आंसर। हाँ, ये क्या होता है कि एग्जाम क्या होता है कि ये रिलेटिव होता है ना। एग्जाम मतलब क्या होता है, ये रिलेटिव होता है। यहाँ पे मान लो 100 बंदे बैठे हैं, 100 में बेटर कौन है, बस। परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट कोई नहीं होता, 100 में बेटर कौन है उसको नंबर ज्यादा मिलेगा। और परफेक्ट ना किसी का होता है ना होगा। और आप ये टॉपिक खत्म भी कर लीजिएगा तब भी आपका परफेक्ट आंसर नहीं होने वाला। तो जितना जल्दी आप लोग इस चीज को रियलाइज करेंगे आंसर राइटिंग में, उतना आप लोग बेनिफिट में रहेंगे। क्योंकि आपको तब देखिए, एक बोला जाता है ना कि समुद्र में या तो कुआं में बिना कूदे आपको गहराई का पता नहीं चलेगा कि कितना गहराई है। आप आंसर जब लिखने जाओगे ना, तब पता चलेगा अरे कुछ भी याद नहीं आ रहा, या तो इसको आगे, इस पॉइंट को आगे लिखूं, या तो इस पॉइंट को बाद में लिखूं, इसको मतलब फ्लो ही नहीं बन पाएगा आंसर। ठीक है, तो जितना जल्दी कंटेंट देखिए, उसके बाद जो कंटेंट है ना, कंटेंट का बात आता है, तो जैसे मैंने बताया कि आप फिक्स कर लो किसी एक टॉप सब्जेक्ट का, एक बुक या दो बुक, मतलब सिलेबस को कवर करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। और अगर कंटेंट अगर है ना, तो कहीं ना कहीं आप लिख ही लोगे सही से, बट हाँ आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। और एग्जामिनेशन में जाने से पहले क्वेश्चन देख लिया, मैथ्स का आंसर, मतलब क्वेश्चन देखा एक रफ पेपर में, उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा अपना जो कुछ नोटेशन पे, अच्छा मुझे अभी ये लिखना है, ये वाला ईयर लिखना है, ये डेट लिखना है, ये ये गोल लिखना है, ये अकाउंटेबिलिटी लिखना है, ये ट्रांसपेरेंसी लिखना है, या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये हड़प्पा लिखना है, मोहनजोदड़ो पढ़े लिखना है ना, जो स्नान घर वाला यहाँ पे लिखना है। तो कौन सा कहाँ पे लिखना है, थोड़ा सोचिए उस पे, एनालिसिस कीजिए उस टॉपिक पे। डायरेक्टली देख लिया कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में, या तो जो पिछला क्वेश्चन था बजट का, अच्छा तो हमने ये वाला जैसे टॉपिक था फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, देखा कि यहाँ पे बजट के बारे में पूछा है, अच्छा 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 बजट तो मुझे तो पढ़ा, सीधे सीधे डायग्राम बनाया, अच्छा ये बजट है, ये रेवेन्यू बजट होता है, ये एक्सपेंडिचर बजट होता है। और ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ कैसे आता है, ये टैक्स से आता है, डायरेक्ट टैक्स से आता है, नॉन डायरेक्ट टैक्स से आता है। ठीक है, फिर आपका एक्सपेंडिचर में आता है, ये आपका कैपिटल और ये सब होता है। ये सब ऐसा मत, ऐसे इमीडिएटली मत कूदना है इसमें। ठीक है, आप पहले देखो क्या फ्लो में बन पा रहा है, आपके पास डेट पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक प्रॉपर थोड़ा टाइम लो, अरेंज करो, सब पॉइंट को कलेक्ट करो कि क्या क्या वो डाल सकते हैं, क्या स्कीम्स है, वो सब याद कर लो। नहीं तो फिर एक बार बीच में लिख दिए ना, गलत हो गया तो फिर काटोगे तो फिर और बुरी फंस जाओगे। उसके नजर में तो और लगेगा भाई, काटा कुटी बिल्कुल नहीं करना है आंसर। जो करना है पहले थोड़ा टाइम ले लो, पॉइंट को जैसे मैं एग्जांपल दे सबको कलेक्ट कर लो, फिर लिखो आप। आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं लगेगा कि मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं आया, सब टॉपिक तो लगेगा कि कुछ ना कुछ मुझे आता है। लेकिन किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो भी आपका एक आपका स्किल्स है। क्योंकि आपको ऑप्शन देकर रखा है ना, दो में एक करना है और में। आप आपको अभी भी बोले तो आपको ये भी पता है कुछ ना कुछ इसमें भी लिख लिख देंगे, दोनों में कुछ ना कुछ लिख ही देंगे। लेकिन ये देखना है कि दोनों में मैं बेटर किसमें प्रेजेंट कर सकता हूँ। करेक्ट।
आप जब मेंस पढ़ोगे, पीटी में पढ़ के गए हो, तो कोई हर टॉपिक कुछ ना कुछ आप लिख ही दोगे। बट क्या क्वेश्चन का डिमांड के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा लिख पाओगे? उसको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को चूज सेलेक्ट करना भी एक स्किल्स है कि मैं किसको ज्यादा, क्योंकि जिसमें ज्यादा तो आपका डायग्राम यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल है ना, डायग्राम यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट का स्कीम यूज कर सकते हो, कुछ पॉलिसी है उसको यूज कर सकते हो, कुछ करंट में कुछ अगर न्यूज चला है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर दोनों में आपको लगता है कि इसमें ये चीज हम डाल सकते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली इस पे जाओगे, इस पे नहीं जाओगे आप। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ये नेसेसरी हो जाता है ना कि करना, मैंडेटरी हो जाता है कि करना ही करना है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं आपका। बट सिंस जेपीएससी पे ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका क्वेश्चन सिलेक्ट करने का भी। ये चीज हो गया, और उसके बाद ज्यादा बच सकता नहीं मेरे पास, रिवीजन वाला बता दिया। और हाँ, उसके बाद और कुछ बचा नहीं है। और एक चीज बता देता हूँ, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। जो भी चीज लिखो आप लोग, है ना, आप लोग जब लिखते हो आंसर पे ना, हवा में मत लिखना। कहने का मतलब, आप उसको सब्सटेंशिएट करो, मतलब जस्टिफाई कर दो आपका आंसर जो भी लिखा है, जस्टिफाई, दैट्स इट। अब जस्टिफाई कैसे होगा? कुछ तो डेटा होगा गवर्नमेंट का, या ऑथेंटिकेट बुक का, है ना। तो ये जो भी लिख रहे हो, कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइबल होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे के पास। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो आप लिखते हो आंसर, जो कीवर्ड है ना, हर हर क्वेश्चंस में जब लिखोगे आंसर, कुछ कुछ जो टर्म्स होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको आप हमेशा अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिए, हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए, जो आपका मेन पॉइंट है। क्योंकि एग्जामिनर मतलब जो एविलेटर रहेगा, डायरेक्टली उस अंडरलाइन कीवर्ड पे जाके नजर जाएगा उसका, वो समझ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा है। अब पूरा कौन पढ़ेगा यार, आप बताओ यार, पूरा पैराग्राफ लिख दिए, कोई बोलता है कि पैराग्राफ में लिख दो, कोई बोलता है कि बुलेट पॉइंट पे लिखो। ये सब मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैटर करता है कि आपने अगर पैराग्राफ ही लिखा है, प्रॉपर अंडरलाइन कर दिया, क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको फुलफिल कर दिया, ठीक है, दो चार एग्जांपल्स दे दिया, डायग्राम्स दे दिया, तो फिर आप चाहे बुलेट में लिखो, पैराग्राफ में लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो हाईलाइट करना सीखिए प्रॉपर कीवर्ड, ठीक। उसके बाद जो आंसर लिख रहे हो वो प्रॉपर आप जस्टिफाई होना चाहिए। मेरे को इतना ही बोलना था आज का इस सेशन पे। अगर आप लोग का कुछ क्वेरी डाउट है तो आप लोग, नाउ फ्लोर फ्लोर इज योर्स, सो आप लोग बोल सकते हैं। कोई डाउट नहीं किसी को? आवाज नहीं आ रहा, कोई सच बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रहा? आनंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मेरे को पता है। नहीं होता, और यहाँ तक कि गूगल भी सही से नहीं दिखा के देता है। मैं भी अब जब जब भी मैं भी एक दो क्लास लेता हूँ ना, कोशिश करता हूँ कि उसका हिंदी में देने के लिए, तो इंग्लिश का तो सही है, पर जब कन्वर्ट करेगा तो ट्रांसलेटर तो उल्टा सीधा ट्रांसलेट करता है, प्रॉपर देता नहीं है। तो देखिए, मैं ये बोलूंगा ना, ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है, डिटेल्स में यार, यहाँ तक कि मनीष रंजन वाला बुक में भी मैथ्स ओरिएंटेड नहीं देकर रखा है, तो है ना, टू बी वेरी स्पेसिफिक नहीं है। तो ये तो चैलेंज है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो देखते हैं यार, मैं कोशिश करता हूँ कि, जैसे कि एक झारखंड से रिलेटेड में एक इकोनॉमी का वीडियो डाला था, झारखंड इकोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड इकोनॉमी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो कोशिश करूंगा मैं डालने का, ज्योग्राफी का जितना मेरे से हो सकेगा। मैं हाँ, मैं कर दूंगा, जितना पॉसिबल हो सके मेरे साइड से। और आप भी थोड़ा एफर्ट देखिए, मार्केट में कोई अगर मेंस ओरिएंटेड अगर कुछ आया होगा, मैं तो अपडेटेड नहीं हूँ, हो सक आ गया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। या तो फिर आप फ्लिपकार्ट अमेजन में एक बार कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मेंस के लिए हो सकता है, मतलब
एक दो कोई ना कोई तो मार्केट में लॉन्च जरूर करेगा। हम्म। तो एक बार पता कर लीजिएगा, नहीं तो फिर देखता हूँ मैं अगर कितना हो सके तो। क्योंकि मेरा अब मैं देखो, मेरा क्या है ना कि मैं को डालता हूँ इंग्लिश में कंटेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड में जो मेजोरिटी है वो हिंदी मीडियम वाले हैं। तो मेरा कंटेंट को भी लोग ज्यादा लाइक नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उनका रिलेवेंट नहीं है ना। तो इसलिए मेरे को भी डालना पड़ता है, दोनों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो मैं कोशिश करता हूँ प्रोवाइड करने का। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? ऑल गुड। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई स्पेसिफिक आंसर है, वो टोटली डिपेंड करता है उनका बोर्ड का पैनल पे जो रहते हैं उनका मूड पे। बट पर्सनली तो कोई नहीं जानना चाहता, खाली ये पूछता है कि आप अपने बारे में बताओ, तो हर इंटरव्यू का पार्ट होता है कि आप अपने बारे में बताओ कि आपका कहाँ से पढ़ाई की हो, क्या हॉबीज है, किस लिए सिविल सर्विस में आना चाहते हो, जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, सिविल सर्विस में आके क्या करोगे ऐसा। तो ये सब मतलब जनरल क्वेश्चन है, ये तो हर इंटरव्यू में आप देखोगे तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो उसके अलावा फिर बाकी जो डिपेंड करता है, ये कोई इंटरव्यू में कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है कि ये होता है। बट हाँ, करंट अफेयर्स से अप टू डेट तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन पूछ दिया और वो आपको नहीं पता है तो एक नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ सकता है। हाँ, तो करंट अफेयर तो ऐसे ही आपको पढ़ना ही है, तो वो वहाँ पे आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बाकी तो आप लोग मेंस की जब पढ़ाई करोगे तो वो तो आपका अपडेट रहेगा ही रहेगा। एक्स्ट्रा चीज वही है कि करंट अफेयर्स रही है, और आपका जिस जगह से आप बिलोंग करते हो उसके उसमें क्या स्पेशलाइज्ड है उस एरिया में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पटना से है तो पटना किस लिए फेमस है, उसके आजू बाजू में क्या ऐसा हिस्ट्री का कोई कंटेंट मतलब कॉन्टेक्स्ट में बताओ, उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो वो सब आप उसका हिस्ट्री वाला एक बार देख लेना, कोई भी जो प्लेस से जहाँ पे भी जिस एरिया से आप लोग जाते हो तो वहाँ पे आपसे वो पूछा जा सकता है। तो आप उस अपना जिला का, डिस्ट्रिक्ट का, राज्य का, वो सब तो चीजें मतलब एक इंटरव्यू के लिए गूगल पे विकिपीडिया पे सर्च करके आप जाना। नो प्रॉब्लम, वेलकम। देन वी आर डन नाउ। एलएस कलुंडिया भाई वो तो बहुत शांति है, कुछ उन्होंने पूछा ही नहीं, स्टार्टिंग में सबसे पहले वही ज्वाइन किए थे हमारे को। ठीक है मेरे को। हाँ, लिखना तो है, वो तो मस्ट है, वो उसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो लिखना ही पड़ेगा। जितना जल्दी लिखेंगे उतना आप बेटर पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, तो सेशन को बाइंड करें। हाँ हाँ, वही रहता है। और ये यूट्यूब पे ये वाला वीडियो पब्लिश कर देते कोई इशू है, कोई इशू तो नहीं होगा आप लोगों को? नहीं मतलब एक कुछ पर्सनल कंसर्न तो नहीं है ना? अच्छा, ठीक है, तो आप लोग टच पे रहिए। टेलीग्राम पे जो भी होता है मैं मतलब रिलेवेंट कंटेंट डालते रहता हूँ, जैसे कि आपको अभी दे दिया था साइंस एंड टेक का दिया था, कुछ नेशनल पॉलिसी का दिया था, कि फिर आपको प्रीएमएल का दिया था, मतलब कुछ कुछ रिलेवेंट कंटेंट में डालते रहता हूँ, कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को वहीं पे नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम को देखते रहिए बीच बीच में। और वीडियो तो मेरा एक दो एक मतलब कोशिश करता हूँ एक पब्लिश ऑफिस से आने के बाद डालने का वो टाइम नहीं मिल पाता मेरे को भी। तो ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। और इनकेस अगर कुछ होता है तो बीच में फिर कट कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।